बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम FIE के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि किस पोर्शन में से कितने MCQs आ रहे हैं। तो पहले जो हमारे पास 8 to 10 MCQs हैं वो पैसेज टाइप होते हैं, यानी हमें एक लेंथी पैसेज गिवन होता है जिसे हमें रीड करके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस में से फाइंड करना होता है। उसके बाद 10 to 15 MCQs इंग्लिश के होते हैं जो कि डबल ब्लैंक्स में होते हैं। उसके बाद 10 to 15 MCQs IQ के होते हैं और मैथ के पोर्शन में से जो है वो 5 to 6 MCQs मैथ के पोर्शन में से LDC एंड UDC के पेपर में रिवाइज हो रहे हैं, जबकि असिस्टेंट के पेपर में सम टाइम मैथ का MCQ होता है और सम टाइम नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर के जो हैं वो 8 to 10 MCQs पेपर में ज़रूर ऐड हो रहे हैं और मोस्टली जो है वो MS ऑफिस से MCQs ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के इन टॉपिक्स में से MCQs लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इन सब में से जो है वो हमारे पास 8 to 10 MCQs लिए जा रहे हैं पेपर में। तो आज की वीडियो में हम लोग पैसेज वाले MCQs को किस तरह से सॉल्व करना है और इंग्लिश के MCQs को कैसे सॉल्व करना है, इनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एक लेंथी पैसेज है जिसको हमने रीड करना है। पैसेज वाले क्वेश्चंस में ये है कि पैसेज इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर हम इसको एक दफ़ा रीड करें तो हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ये आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जो यहाँ पे मेन इशू है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें 80 MCQs करने हैं जबकि 60 मिनट्स गिवन है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर एक बड़ा इशू है। आपने बहुत फोकस्ड होकर पूरे पैसेज को एक दफ़ा रीड करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन रीड करना है, जो राइट ऑप्शन होगा वो बहुत ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। राइट ऑप्शन को फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन recent years, South Asian countries have witnessed a unprecedented rise in the frequency of extreme weather events such as intense heat waves followed by devastating monsoon floods. Environmental scientists argue that rapid urbanization combined with the destruction of natural wetlands has severely reduced the region's capacity to absorb excess rainwater. Consequently, even average rainfall now leads to severe urban flooding based on this टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज्ड अर्बन फ्लडिंग, यानी कि अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है, हमने ये रीज़न फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ए सडन एंड परमानेंट ड्रॉप इन द ग्लोबल सी लेवल, ऐसा हमारे पैसेज में कुछ भी नहीं था। द लॉस ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स एंड अनकंट्रोल्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इन साइट्स, तो पैसेज में ये चीज़ गिवन है कि वेटलैंड्स का जो है वो वेटलैंड्स को ख़त्म करना और कंस्ट्रक्शन एरियाज़ का बढ़ना जो है वो अर्बन फ्लडिंग की एक मेन रीज़न है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एक कंप्लीट लैक ऑफ मानसून। लैक ऑफ मानसून का कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन की माइग्रेशन का भी कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है द लॉस ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स। तो ये देखिए, हमने एक दफ़ा पैसेज को रीड किया तो हमें जो है वो राइट ऑप्शन ईजिली मिल गया है। इसी तरह है, अगर आप जो पैसेज को एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो राइट ऑप्शन को फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 2। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ sparked a global debate about the future of employment. While optimists argue that AI will automate mundane tasks and create high-skilled tech jobs, critics fear it will displace millions of administrative and creative workers. Economists suggest that the workers who will survive this transition are not those who resist AI, but those who learn to collaborate with it. What is the main conclusion of the economist mentioned in the टेक्स्ट? तो इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि जो लोग एआई के साथ मिलकर काम करेंगे बस वही अपनी जॉब को सर्वाइव कर सकेंगे। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं वो ये हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी कम्प्लीटली बैंड, तो पैसेज में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है ओनली पीपल विद एडवांस डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस, तो एडवांस डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस का भी कोई वहाँ पर नहीं जिक्र। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी बिलोंग्स टू इंडिविजुअल्स हु अडॉप्ट एंड लर्न टू वर्क अलॉन्गसाइड एआई टूल्स, तो ये हमारे पैसेज में बताया गया कि उन्हीं लोगों की जॉब सिक्योरिटी होगी जो एआई टूल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव वर्कर्स लाइक राइटर्स एंड आर्टिस्ट आर कम्प्लीटली सेव, तो राइटर्स एंड आर्टिस्ट का भी कोई जो है वो जिक्र नहीं है पैसेज में। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि उन्हीं की जॉब सिक्योर होगी जो एआई टूल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, हमने अपने पैसेज को रीड किया और ईजिली हमने अपना राइट ऑप्शन फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन ए कंट्री फेसेस ए सेवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स crisis,
Its central bank often raises interest rates to curb inflation and stabilize the local currency, while higher interest rates discourage citizens from taking luxury loans and borrowing money. They also significantly slow down industrial growth because business find it too expensive to expand. Therefore, central banks must maintain a delicate balance. अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, व्हाट इज़ ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के वो क्या हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक स्टार्ट गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में कोई बात नहीं की गई पैसेज में। द लोकल करेंसी कम्प्लीटली लूजेज इट्स वैल्यू, लोकल करेंसी के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेंशन स्लोज डाउन बिकॉज बोरिंग मनी बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो ये बात की गई है पैसेज में कि जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि जो है वो बिज़नेस लोन्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे उसके इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है द कंट्री इमीडिएटली स्टॉप्स ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऑल टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स को स्टॉप करने की भी कोई बात नहीं की गई पैसेज में। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अगर आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी भी ग्रिप अच्छी है तो आप इन पैसेजेस को बहुत इजीली रीड कर सकते हैं और आप बहुत इजीली राइट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, बट मास्टर्स लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट को सॉल्व करना ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, मैनी free smartphone applications collect vast amount of user data including real-time location, browsing history and contact lists. Under the guise of improving user experience, this data is frequently sold to third-party advertising companies to create a highly targeted marketing profile. Security experts warn that consumers routinely sign away their digital privacy by clicking accept all terms without reading the lengthy privacy policies. Why do free apps collect user data according to the passage? तो जो free apps हैं वो user data क्यों collect करती हैं? तो यहाँ पे देखें, ऑटोमेटिकली पे द यूज़र मंथली मोबाइल फ़ोन। ये इस टाइप का पैसेज में मोबाइल जो है वो मंथली बिल पे करने की कोई बात नहीं पैसेज में की गई। नेक्स्ट है टू सेल इट टू एडवर्टाइजिंग कंपनीज फॉर टारगेटेड मार्केटिंग। तो ये बात पैसेज में है कि जो फ्री एप्स हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको सेल कर देती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को ताकि वो अपनी टारगेटेड मार्केटिंग कर सकें। टू हेल्प गवर्नमेंट एजेंसीज, इस टाइप का भी कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। टू डिलीट द डाटा इमीडिएटली टू फ्री अप इंटरनल फ़ोन स्टोरेज। तो फ़ोन स्टोरेज को फ्री अप करने का भी पैसेज में कोई जिक्र नहीं है। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, टू सेल इट टू एडवर्टाइजिंग कंपनीज फॉर टारगेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश के एमसीक्यूज़। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो हम पेपर में इस टाइप के पूछे जा रहे हैं सारे के सारे, जिनमें मोस्टली डबल ब्लैंक्स हमें गिवन होती हैं। ऑल्दो द CEO publicly claimed that the company's financial health was dash, the internal audit report secretly revealed a completely dash situation filled with mounting debts and unpaid taxes. तो यहाँ पर ऑल्दो क्योंकि स्टार्ट में आ गया तो हमें पता है कि हमारे पास जो दोनों ब्लैंक्स हैं इनमें ऑपोजिट सिचुएशन होगी। इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि जो डिटेरियोरेटिंग एंड प्रॉस्परस, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी स्टेट में आते हैं, यानी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और उसके बाद नीचे भी हमारे पास जो है वर्ड। अब हमारे पास जो रॉबस्ट एंड प्रीकेरियस है, रॉबस्ट का मतलब होता है बहुत मजबूत, जबकि प्रीकेरियस का मतलब होता है बहुत कमज़ोर। तो जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो भी कुछ इसी टाइप की है कि ऑल्दो द CEO पब्लिकली क्लेम्ड दैट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ वाज रॉबस्ट, यानी कि कंपनी की जो हेल्थ है वो मजबूत है। द इंटरनल ऑडिट, बट जो इंटरनल ऑडिट है उसने जो रिपोर्ट दिया उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी की सिचुएशन है वो कम्प्लीटली प्रीकेरियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिल्ड विद माउंटिंग डेब्ट्स एंड अनपेड टैक्सेस, बहुत सारे अनपेड टैक्सेस जो हैं वो कंपनी के ऊपर मौजूद हैं। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रॉबस्ट एंड प्रीकेरियस। इसके लिए आप लोगों की वोकेबलरी और जो वर्ड बैंक है उसका ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे तो आप बहुत इजीली जो है वो इन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रियल नेशन फॉर इट्स डैश एटीट्यूड टुवर्ड environmental regulations, arguing that such negligence will inevitably dash global efforts to combat climate change. तो यहाँ पर आप देखें कि क्रिटिसाइज्ड एंड नेग्लिजेंस, ये दोनों वर्ड्स आ गए। इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स हम लोगों ने जो है नेगेटिविटी है यहाँ पर। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने क्रिटिसाइज़ किया है
इंडस्ट्रियल नेशंस को फॉर इट्स, तो लैक्स, अब लैक्स हमारे पास, लैक्स का मतलब होता है लापरवाही, लैक्स का मतलब होता है लापरवाही, और जियो पैराडाइज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, यानी कि ख़तरे में डालना किसी चीज़ को। तो डेडिकेटेड, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम डेडिकेटेड एक पॉजिटिव वर्ड है, उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, कॉशियस भी नहीं यूज़ कर सकते और स्ट्रिंजेंट भी यूज़ नहीं कर सकते। तो जो लैक्स है इसका मतलब होता है लापरवाही, तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ड बिल्कुल सूटेबल है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रियल नेशन फॉर इट्स लैक्स, यानी कि उसकी लापरवाही को क्रिटिसाइज करते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशन, आर्गिंग दैट सच नेग्लिजेंस विल इनएविटेबली जियो पैराडाइज, यानी कि ये ख़तरे में डाल सकती है ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फॉर डिकेड्स द साइंटिस्ट रेवोल्यूशनरी थ्योरी वॉज डिसमिस्ड एज मेरी डैश बाय द मेन स्ट्रीम एकेडमिक कम्युनिटी, हाउएवर रिसेंट एम्पेरिकल एविडेंस हैज़ कम्प्लीटली डैश हर क्लेम्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो थ्योरी थी साइंटिस्ट की, उसको जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा था, डिसमिस किया जा रहा था, यानी कि उसको चुटलाया जा रहा था, लेकिन बाद में एविडेंसेस ने उस थ्योरी को राइट प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें उस थ्योरी को जो है वो जुटलाया जा रहा है, तो ट्रुथ को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, कंसेंसस को भी यूज़ नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है क्या सराइयाँ, तो यानी कि जो उसकी थ्योरी थी वो क्या सराइयों का शिकार थी। बाय द मेन स्ट्रीम एकेडमिक कम्युनिटी, हाउएवर रिसेंट एम्पेरिकल एविडेंस हैज़ कम्प्लीटली विंडिकेटेड, विंडिकेटेड का मतलब होता है साबित कर देना किसी चीज़ को, विंडिकेटेड का मतलब है किसी चीज़ को साबित कर देना। तो जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये राइट ऑप्शन है, कि यानी पहले उस थ्योरी के मुतालिक जो थी वो क्या सराइयाँ थी, बाद में जो एविडेंस मिले उन्होंने उसको विंडिकेट कर दिया, यानी कि साबित कर दिया। इन MCQs के लिए बस आप लोगों की जो वोकेबलरी है और वर्ड बैंक है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको इनकी मीनिंग्स आते हों तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द डिक्टेटर्स रिजीम वॉज करेक्टराइज्ड बाय ए टोटल डैश ऑफ सिविल लिबर्टीज़ which ultimately sparked a massive countrywide rebellion aimed at dash democratic principles। तो जो डिक्टेटरशिप होती है वो हमेशा दबा देती है सिविलियन की आज़ादी को। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ कंप्रेस कर दे, किसी चीज़ को दबा दे, हमने इस टाइप का वर्ड फर्स्ट ब्लैंक में यूज़ करना है। तो देखिए, प्रोटेक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते। सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना, तो सप्रेशन का वर्ड जो है वो इसके लिए बेस्ट यूज़। एक्सपेंशन भी हम यूज़ नहीं कर सकते, और निगलेक्ट का वर्ड भी जो है वो, निगलेक्ट अगर हम यूज़ कर भी लें तो आगे डिस्ट्रॉइंग, यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो द डिक्टेटर्स रिजीम वॉज करेक्टराइज्ड बाय ए टोटल सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ विच अल्टीमेटली स्पार्क्ड ए मैसिव कंट्री वाइड रिबिलियन एम डैश डैश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी रीस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो वो जो है वो जमहूरियत के क़याम को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं सिविलियंस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, शी इज़ नॉन फॉर हर डैश पर्सनैलिटी चूजिंग टू रिमेन काम एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग मेजर क्राइसिस, वेयर एज हर ब्रदर इज़ इनक्रेडिबली डैश ऑफन पैनिकिंग ओवर माइनर इनकन्वीनियंसेस। तो जहाँ पे वेयर एज का वर्ड आ गया है, डेफिनेटली हमारे पास दो ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। तो जो गर्ल है हमारे पास, शी इज़ नॉन फॉर हर काम एंड कलेक्टेड नेचर, बट जो बॉय है वो पैनिकिंग नेचर का है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि गर्ल के लिए हमारे पास कौन सी सूटेबल ब्लैंक है। चायोटिक हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज शी इज़ वेरी काम। तो प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुरसुकून, तो हम प्लेसिड का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एनोशियस एंड स्टूबरन, ये दोनों वर्ड जो है वो हम गर्ल के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज शी इज़ वेरी काम। तो प्लेसिड का वर्ड हम यूज़ करेंगे प्लेसिड एंड वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है जज्बाती हो जाना, यानी कि अनस्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास पैसेज और इंग्लिश के किस टाइप के MCQs आते हैं। हमें जो FIE की तरफ से सिलेबस गिवन था वो था 45% उसमें जनरल नॉलेज के MCQs थे, और 30% इंग्लिश के एंड 15% मैथ्स और फर्दर बाकी सब्जेक्ट्स के थे। बट जो पेपर है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत हद तक कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर भी है।
लेकिन अब आप लोगों ने जिन भी कैंडिडेट्स के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनका भी टेस्ट रहता है, आप लोग ये पैसेज और इंग्लिश के इस टाइप के एमसीक्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो है वो मॉक टेस्ट जनरेट करें और उन पर इनको प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगी, आपको इस टाइप के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको टैकल करना ईज़ी लगेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।